टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वो अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने कैबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली सी लड़की उसके कैबिन की तरफ आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वो किसी भी हालत में उस लड़की से बातें करना चाह रहा था। वो टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर के बोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूं। यहां क्या करने आए हो? टाइप सीखने। ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तल्खी बरकरार थी, वो गुस्सा थी। विजय ने कहा, मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते हुए देखकर लगा कि मैं भी सीख ही जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, लड़की ने कहा। लड़की ये कहकर फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। लड़की ने कहा, रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। लो, ठीक हो गया, लड़की ने कहा। लड़की फिर टाइप करने में लग गई। लेकिन विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वो लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा है? अचानक लड़की ने उससे पूछा। तुम पाछे खिल गई। हाँ, लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। आपका नाम? विजय ने बात बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। सरिता। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है, विजय ने पूछा। क्यों? अब कोई एक कारण हो तो बताएं। ये कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए कैबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर नजर डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा। उसे शायद सरिता से प्यार होने लगा था। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा। रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर घूम आता था। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा, आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। सरिता ने कहा, यह भी खूब रही, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? जो भी जानता हूं उसी के आधार पर लिखा हूं। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप इसे टाइप कर दें। इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। विजय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था कि विजय उसे ही देख रहा है।
लेकिन उसने कोई विरोध करने की बजाय उससे पूछा, आप कवि हैं? हाँ, बनने की कोशिश कर रहा हूं। कवि भगौड़े होते हैं, सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय सकपका गया। सरिता ने फिर कहा, कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वो कविता के बारे में सोचता है, मगर उसके बाद वो कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। विजय ने पूछा, यह आप कैसे जानती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं, विजय ने कहा। हाँ, अभी आपने जो कहा वो तो कविता है, सरिता ने कहा। नहीं, कविता नहीं, कविता का प्रलाप है, उसकी वेदना जो उस कवि के कारण उपजी है जिसने मेरी जिंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता कैबिन से बाहर चली गई और विजय सोचता रहा कि कैसी है ये। आज उन्होंने बहुत अधिक बातें की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई, उसने सोचा। मगर उसके अगले दिन से ही 1 सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय बहुत परेशान हो गया। विजय रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन सरिता के आते ही वो पूछ बैठा कि 1 सप्ताह तक कहाँ थी, आई क्यों नहीं? जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। विजय ने सवाल किया, क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है, किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वो ऐसा ना करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। विजय ने पूछा, मतलब? हमारे घर के आर्थिक हालात। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। विजय ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आजकल की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वो परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सरिता ने कहा, हाँ, पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, जिंदगी में बाहर तो आएगी। विजय को लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चली चलती, हम शादी कर लेते हैं। पर वो कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बालिग होते ही दोनों शादी कर लेंगे। विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वो अपने आप वर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वो अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो 3 बहन है। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वही सबसे बड़ी है।
वो एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगी वो भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है। और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है। लेकिन मां नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती हैं। पुराने जमाने की है ना। मगर हद तो ये हो गई कि वो मुझसे कहने लगी है कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ। सरिता रो पड़ी। विजय की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वो उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वो बैठा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। आसमान में बादल घिराए थे, इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वो सरिता से मिलना चाहता था। जब वो घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फिर भी वो तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वो अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई है। इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? मैडम ने विजय से कहा, आप नहीं समझेगी, सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों? आपको कैसे पता? उसका फोन आया था। उसने कहा कि अगर तुम आओ तो तुम्हें बता दूं। वो कभी नहीं आएगी? विजय की आवाज किसी कुएं में से आती लगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। विजय संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वो सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं था। उसके घर का पता मैडम तो दे सकती है, ये सोचकर वापस लौटा। लेकिन तब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा। तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा था। लगभग 15 दिन वो चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। ये सिलसिला 15 दिनों तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी, काफी कमजोर हो गए हो। विजय ने कहा, हाँ, उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया था। विजय ने मैडम से सरिता के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज पर लिखा और विजय के हाथ में थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। वो आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वो मैडम के दिए हुए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका नया पता नहीं मिला। बेचारा निराश होकर घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफी धक्का लगा।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। वो सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक सपना देखा और उसके भावों को कविता के रूप में कागज पर लिखा। विजय की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया है, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फोन नहीं आया है। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उसे संपर्क जरूर करेगी। जब से वो कविता प्रकाशित हुई है, तब से वो फोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करता है। और जब उसके आने का समय खत्म हो जाता है, तो वो उदासी के समुद्र में डूब जाता है।